गए क्या 2013 की केदारनाथ त्रासदी? या भूल गए 2025 में उत्तरकाशी का क्या हाल हुआ था? भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। विकास के नाम पर पूरे देश में कटाई, छटाई, हटाई का काम भी जारी है। सालों से यहाँ पहाड़ों को खोदा जा रहा है, सुरंग बनाई जा रही है, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और माइनिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने तो जंगलों को निगल डाला है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जो लचरता होती है वो एक प्राकृतिक आपदा आने पर पर्दाफाश हो जाती है। सोच के देखिए, जिन पेड़ों में देव बसे हों, जहां की मिट्टी में देव हो, जिसे स्वयं देवभूमि कहा जाता हो, आप खुद सोचिए वहां आप कैसा विकास करना चाहते हैं? वो विकास जिसमें आप देवदार की नहीं बल्कि देवों की बलि दे रहे हैं। सोचिए, जब ये देव बलि लेने पर आएंगे तो क्या होगा आपका और आपके इस विकास का? भूल गए क्या 2013 की केदारनाथ त्रासदी? या भूल गए 2025 में उत्तरकाशी का क्या हाल हुआ था? कहते हैं कि जब विकास की गाड़ी चलती है तो उसके पहिए के नीचे कुछ घरों को, कुछ पेड़ों को और कुछ लोगों को तो पिसा ही जाता है, लेकिन विकास की कीमत क्या होगी ये कैसे तय किया जाएगा? इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। विकास के नाम पर पूरे देश में कटाई, छटाई, हटाई का काम भी जारी है। खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सालों से यहाँ पहाड़ों को खोदा जा रहा है, सुरंग बनाई जा रही है, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और माइनिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने तो जंगलों को निगल डाला है। सरकार चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट और गंगोत्री नेशनल हाईवे वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए खर्च करके पेड़ों की बलि को विकास का नाम देने की कोशिश तो खूब कर रही है, लेकिन असल में सरकार की नीति जनता का भला करने की है या फिर अपने पूंजीपति दोस्तों की जेबें भरने की? इसका खुलासा तभी हो जाता है जब करोड़ों अरबों रुपए लगाकर प्रोजेक्ट तो बनाए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जो लचरता होती है वो एक प्राकृतिक आपदा आने पर पर्दाफाश हो जाती है। जेबें भरती तो ऊपर बैठे लोगों की है, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ता है आम मासूम लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ और ये वीडियो इसीलिए हम लेके आए हैं क्योंकि जरूरी है उन पहाड़ों को बचाना, जरूरी है प्रकृति को बचाना। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पर वायरल होती रील्स दिखती हैं जिसमें आने वाला 2222 नजर आता है, यानी कि आज से 100 साल, आज से 80 साल बाद जो नजर आता है, जहां पेड़ नहीं होते, लोग मास्क लगाकर, ऑक्सीजन मास्क लगाकर घूमते हैं, खाने के लिए अन्न, ऑर्गेनिक अन्न नहीं मिलता, उसके लिए लोग तरसते हैं। शायद आने वाले साल हमें यही दिखाएंगे, लेकिन अगर इनको बचाना है तो हमें अपने पहाड़ों को बचाना पड़ेगा, हमें अपनी प्रकृति को बचाना पड़ेगा और विकास के नाम पर जो ये विनाश हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मैंने उनको देखा तो लगा ये मुद्दा आपका और हमारा नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, जिसमें आरएसएस के डॉक्टर कृष्ण गोपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके साथ हजारों लोग जंगल और पहाड़ों को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों ने चिपको आंदोलन 2.0 की घोषणा कर दी। चिपको आंदोलन तो आपको याद होगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस आंदोलन को फिर से दोहराने की जरूरत पड़ ही क्यों रही है? चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल भानियावाला ऋषिकेश मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर करीब 3300 पेड़ों को काटने की फाइल को सरकार ने मंजूरी दे दी है, क्योंकि सड़क को 4 लेन करने की प्लानिंग चल रही है और 4 लेन के लिए जगह ज्यादा चाहिए, तो बलि पेड़ों की ही चढ़ाई जाएगी। ये कोई एक परियोजना नहीं है जहां पेड़ों की ऐसी दुर्दशा की जा रही है। इसी के साथ उत्तराखंड के चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट भी लाया गया, जिसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 990 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की योजना है। लेकिन इस योजना को जितना बढ़ा चढ़ाकर जनता को पेश किया जा रहा है, उसके पीछे का एक बड़ा काला सच छिपाया जा रहा है, क्योंकि इस परियोजना के तहत 56,000 से भी ज्यादा पेड़ों को काट दिया जाएगा, जबकि 36,000 पेड़ तो पहले ही काट दिए गए हैं। अब दूसरी परियोजना है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण, जो कि झाला से जंगला के बीच 10 किलोमीटर तक चौड़ा करने की तैयारी हो रही है।
क्योंकि सरकार का दावा है कि जब भक्त गंगोत्री आते हैं उन्हें आने जाने में परेशानी होती है और चौड़ीकरण से लोगों का भला होगा। लेकिन इस खबर में मेन मुद्दा छिपा लिया गया कि चौड़ीकरण में करीब 6000 पेड़ों को काट दिया जाएगा। इस राजमार्ग में हजारों देवदार के पेड़ हैं जो 100 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं, जो विकास के नाम पर बलि चढ़ने के लिए तैयार हैं। वहीं बागेश्वर कांडा राष्ट्रीय मार्ग यानी NH 309A को ही देख लीजिए। वैसे तो तैयारी राजमार्ग के जरिए उत्तराखंड को बागेश्वर जिला मुख्यालय से जोड़ने की है, लेकिन ये कौन बताएगा कि इस रास्ते में आने वाले 36 प्रजातियों के 7000 पेड़ों को भी काटा जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार उत्तराखंड में पिछले 15 से 20 सालों में हाईवे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और टनल निर्माण के कारण 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र, पहाड़ और जंगलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अब तक पश्चिमी हिमालय के 11% जंगल कम हो चुके हैं। ये स्थिति केवल उत्तराखंड की ही नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है और बेहद दयनीय हाल हो चुका है। अभी हाल ही में खुलासा किया गया कि अडानी ग्रुप की तरफ से सिंगरौली जिले में कोल माइन करने के लिए 345 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड लिया गया है, जिसमें अभी तक 72 हेक्टेयर पर ही काम शुरू किया गया है। सरकार ने दावा किया कि इससे राज्य में रोजगार बढ़ेगा, लेकिन अडानी ग्रुप की जेब भरने की गर्मजोशी सरकार में ऐसी थी कि ये भूल ही गए कि यहाँ 33,000 पेड़ों का भविष्य पूरी तरह से खत्म होगा। सोचिए, अभी सिर्फ 72 हेक्टेयर जमीन पर ही काम शुरू हुआ है, जिसमें 33,000 पेड़ों को पहले ही काट दिया गया है। बाकी का क्षेत्र तो अभी बाकी है। इस पूरे जंगल में करीब 5,70,666 पेड़ मौजूद हैं। इंदौर मुंबई रेल लाइन बिछने के लिए भी 1.24 लाख पेड़ों को काटने का योजना बनाई गई थी। डेवलपमेंट के नाम पर लाखों पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन इन खबरों को सरकार कभी सुर्खियों में नहीं आने देगी। सरकार चाहे उत्तराखंड की हो या फिर मध्य प्रदेश की, दावे तो बहुत करती है, लेकिन जितने पेड़ काटे जाएंगे उतने लगाए भी जाएंगे, जैसे मां पेड़ योजना के तहत किया भी जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि सबसे मजाक की बात क्या है? उत्तराखंड के पास जितनी जमीन अधिग्रहण की जा रही है, उसके बदले उतने पेड़ लगाने के लिए जमीन ही नहीं है। वहीं जो पेड़ लगाए जाते हैं उनमें से 60% पौधे तो लगाने के कुछ दिनों बाद ही मर जाते हैं। फिर सरकार किस बात का बराबरी का दावा करती है? हालांकि उत्तराखंड हो या मध्य प्रदेश, पेड़ों की कटाई को लेकर कई संगठन और आम लोगों ने बड़े स्तर पर विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन, पुलिस की ताकत के आगे सभी कमजोर होते नजर आ रहे हैं। पुलिस डंडे के बल पर उन्हें मारपीट कर हटा रही है, तो वहीं इन खबरों को इतना दबा दिया जाता है कि वैश्विक स्तर पर तो छोड़िए, राज्य के बाहर तक ये खबरें नहीं जा पाती। सोर्सेस की माने तो केवल मध्य प्रदेश में 2024 से 2025 के बीच कई प्रोजेक्ट के नाम पर करीब 1,20,000 पेड़ों को काट दिया गया। लेकिन क्या इसकी जानकारी होने दी गई? नहीं। राज्य में पेड़ों की कटाई का असर वहां के मौसम पर ऐसा पड़ा कि गर्मी 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को इसमें दखलंदाजी करनी पड़ी। कोर्ट ने आदेश जारी करके कहा कि भोपाल शहर में पेड़ कटाई पूरी तरह से रोक दी जाए। इस लिस्ट में इंदौर, भोपाल, जबलपुर भी है, जहां पिछले 10 सालों में लाखों पेड़ों की बलि दे दी गई सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर। और अब यहां गर्मी असहनीय होने के बाद पेड़ लगाने का ढोंग किया जाता है। इस मामले में बिहार भी पीछे नहीं है। हर साल बाढ़ की मार झेलने वाला बिहार को बचाने में पेड़ों की भूमिका जितनी अहम थी, उसे पूरी तरह से सरकार ने न केवल इग्नोर किया, बल्कि विकास करने के नाम पर बिहार को प्राकृतिक आपदा की आग में झोंक दिया। पटना, गया, ढोबी नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर हजारों पेड़ काट दिए गए, लेकिन इसने धूल के गुब्बारे को जन्म दे दिया। सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई, ताड़ के पेड़ों की कटाई अंधाधुंध की गई, जिसके कारण बिजली गिर के मरने वालों की संख्या 3 गुना में इजाफा हो गया। केवल रैलियों के लिए मैदान खाली करने के लिए सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया। मगध विश्वविद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री की एक सभा के लिए सैकड़ों पेड़ रातों रात काट दिए गए थे। जब शोर मचा तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जांच कमेटी बिठाने का दावा किया, लेकिन अभी तक जांच किस स्तर पर पहुंची है उसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। बचपन से हमें किताबों में जरूर पढ़ाया गया कि पेड़ बचाओ, पेड़ ही जीवन है। वो केवल हमें छाव नहीं देते बल्कि तमाम प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। लेकिन इन्हें कौन समझाए कि भूस्खलन, बाढ़ जैसी घटनाओं को ये पेड़ ही रोकते हैं। हमें खाना, पानी, घर सब कुछ
पेड़ों से ही मिलता है, लेकिन कुछ पूंजीपतियों की गंदी चाल ने भारत की सबसे बड़ी धरोहर को तबाही की तरफ धकेल दिया है। वो नदियां जो जीवन का प्रतीक थी, पेड़ों के कटने के कारण गंगा, यमुना, कोसी और गंडक जैसी नदियां जब तक जंगलों से पानी सोखती थी तब तक इतना प्रवाह संतुलित रहता था। अब जंगल कम हो गए हैं तो बारिश का पानी सीधे नदियों में जाता है। बादल फटते हैं तो पहाड़ की स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि पहाड़ उस पानी को बर्दाश्त तक नहीं कर पाते। अगस्त 2025 में उत्तरकाशी के धराली गांव पूरा बह जाना इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है, जिसकी दर्दनाक स्थिति हम सब ने देखी। पूरा गांव नक्शे से गायब हो गया। 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2021 की ऋषि गंगा रैणी आपदा, 2023 में जोशीमठ का धंसना और 2024-25 में लगातार आ रहे भूस्खलन जैसे तमाम मामलों के पीछे एक ही कॉमन फैक्टर है, पहाड़ों की अंधाधुंध खुदाई और वनों की कटाई। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग पर जगह जगह विस्फोटकों से पहाड़ उड़ाए जा रहे हैं। देवदार के पेड़ जो पहाड़ों को जकड़े रखते हैं, उनकी कमी ने पहाड़ों को कमजोर किया। विस्फोट होने के कारण और ज्यादा कमजोर हो गए, जो बड़ी आपदाओं को न्योता देते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पेड़ों को काटने और विस्फोट करने के बजाय सरकार कोई और रास्ता भी देख सकती है, टनल बना सकती है, इन पेड़ों को बचाया जा सकता है, लेकिन सरकार असल में किफायती रास्ता अपना रही है। ऊपर से अंदर तक फैला भ्रष्टाचार उसे और कमजोर कर रहा है। जहां ठेकेदारों को 200 पेड़ काटने चाहिए, वहां वो 2000 पेड़ काट देते हैं और जिन्हें मामूली जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता है। बढ़ते पर्यटन को सीमित करना आवश्यक है। पहाड़ों से निकले मलबे को नदियों में डालने से रोक लगाना चाहिए ताकि पानी का बहाव ना रुके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ों पर चिंता जताते हुए अवैध वृक्ष कटाई का मुद्दा उठाया था। बाढ़ के पानी में तैरती लकड़ियों के ढेर ने पेड़ों की कटाई की गंभीर समस्या को बयां कर दिया। कोर्ट ने सरकार से पूछा भी था कि आखिर ये लकड़ियां आ कहां से रही हैं। कोर्ट ने तत्काल केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय और जल मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य सरकारों व अन्य संबंधित संस्थानों को नोटिस तक भेजा था और पूछा था कि लकड़ियों की ये अवैध कटाई, जंगलों की कटाई किन किन परियोजनाओं के कारण हुई, इस पर सफाई दे। लेकिन तमाम कानून, लॉ एंड ऑर्डर वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं जब सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाती है। हम ये नहीं कह रहे कि विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका एक दायरा होना तय होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति केवल तबाही ही लाएगी। पेड़ों को काटने के बजाय कई और विकल्प हैं, उन्हें चुना जाना चाहिए। आने वाले भविष्य में हम क्या देकर जाने वाले हैं, हरे भरे जंगल या फिर बालू सीमेंट से बने कंक्रीट के जंगल? पेड़ों का कटना विकास को नहीं बल्कि विनाश को न्योता दे रहा है। अगर भविष्य बचाना है तो पेड़ों को बचाना ही होगा और उसके लिए हमें भी एकजुट होना होगा। विचार हमें खुद करना होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट करिए।